हम लोग मैग्नेटिज्म क्या शुरू करने जा रहे हैं। मैग्नेटिज्म बात नहीं करिए। चुंबकत्व जैसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े हो अभी तक, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम उसी तरीके से इसमें आपको क्या पढ़ना है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड मतलब चुंबकीय क्षेत्र। टोटल प्रोसेस वही है जैसे उसमें वैद्युत क्षेत्र विभिन्न कंडक्टर की वजह से निकाले थे, वैसे ही उन सभी कंडक्टरों की तरह, जैसे वायर हो, लूप हो गया, अलग अलग जितने भी आप प्रकार से निकाले थे, जितने भी टाइप्स के कंडक्टर का वैद्युत क्षेत्र निकाले थे यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, वही सेम इसमें आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना। जैसे उसमें वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए कौन सा रूल पढ़े थे, कूलाम का नियम। कूलाम के नियम के आधार पे आप वैद्युत क्षेत्र फाइंड किए थे यानी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किए थे। उसी तरीके से चुंबकीय क्षेत्र फाइंड करने के लिए हमें एक रूल्स पढ़ना होगा, बायो सेवर्ट का रूल। रियल में मैग्नेटिक फील्ड होता क्या, देखो जब भी कोई करंट है, दो चीज हमें ध्यान रखना है कि अगर कोई मान लो वायर है, कोई एक वायर है, उसमें अगर करंट फ्लो होगा तो इसमें दो चीज होगी, एक तो मैग्नेटिक फील्ड बी प्रोड्यूस होगा, दूसरा मैग्नेटिक फोर्स एफ। ये दो चीजें होती हैं। बात नहीं करूं, जब एक चार्ज है, एक चार्ज की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसके वजह से जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। लेकिन जब किसी वायर में करंट फ्लो होता है तो करंट फ्लो होते ही उसमें दो चीजें प्रोड्यूस होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स। यही दो हमें उस पूरे मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ना है, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ना है और मैग्नेटिक फोर्स पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हालांकि यह जो प्रैक्टिकल यानी जो ये चीजें कैसे मिली, ऑरस्टेड का एक एक्सपेरिमेंट है, ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट, तो उसमें एक्सपेरिमेंट में कुछ है नहीं, थोड़ा सा देख लो उसमें कि अगर उसने बताया कि अगर कोई एक वायर हो ए और बी, और उसको लाकर हम किसी बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, बैटरी से कनेक्ट कर दिए और इसमें करंट हमने आई फ्लो करना शुरू कर दिया। कितना, आई। तो आई जो फ्लो होगी वो प्लस से माइनस की तरफ होगी, प्लस से माइनस की तरफ होगी। तो उसमें ये बताया कि अगर हम किसी नीडल को इस वायर के ऊपर, इस नीडल को, ए हो गया एन, ए हो गया यस, तो यहाँ पे दो चीजें होती है। देखो जब इसके ऊपर रखते हैं प्लस से माइनस की तरफ है तो इसका डायरेक्शन किधर होगी, इधर, और इसका डायरेक्शन, इसका मतलब ये हो गया, यही हुआ कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है और उसके पास जब हम कोई नीडल ले जा रहे हैं तो नीडल में डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो उससे क्या पता चला कि कोई कोई अट्रैक्शन और रिपल्सन हो रहा है, यानी अट्रैक्शन और रिपल्सन इस तरह से, यानी कोई कोई एक फोर्स लग रहा है जो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ग्रेविटेशनल फील्ड में केवल अट्रैक्शन होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड में अट्रैक्शन होता है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों होता है, अट्रैक्शन और रिपल्सन। मैग्नेट को लेना ना आप, देखो दोनों साइड में आप घुमाना, कहीं पे देखो कहीं अट्रैक्शन होगा, कहीं पे रिपल्सन होता है। तो इसमें आप देखें कि कहीं कहीं जब इस तरह का करंट प्लस से माइनस की तरफ जब फ्लो हो रहा है और उसको वायर के ऊपर ले गए तो इसमें ए नॉर्थ ऐसे रोटेट कर रहा है, ऊपर की तरफ, साउथ नीचे की तरफ। ऐसे ही अगर इसका डायरेक्शन चेंज कर दिया तो उल्टा लगा फ्लो होने, यानी उल्टा इसकी डायरेक्शन हो गई उल्टा। ये किसका एक्सपेरिमेंट है, ऑरस्टेड का। और वही प्रूव किया कि जब भी किसी वायर में हम करंट फ्लो करते हैं तो उसमें दोनों चीज प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स। इसी को हमको इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने के लिए एक रूल्स हम पढ़ते हैं, किसका रूल्स, बायो सेवर्ट का रूल। बस उसी बायो सेवर्ट, जैसे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में सब सेम है, जैसे उसमें कूलॉम्स लॉ था वैसे इसमें बायो सेवर्ट है, जैसे उसमें गॉस थ्योरम पढ़े थे वैसे इसमें एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ते हो, एम्पियर का परिपथी नियम पढ़ते, बस सेम चीज वही है। वहां गॉस थ्योरम पढ़े थे, यहाँ पे एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ोगे, उसका एप्लीकेशन पढ़ोगे, और उसमें गॉस एप्लीकेशन पढ़े थे, और इसमें बायो सेवर्ट रूल्स पढ़ेंगे और उसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे, और वहां कूलॉम्स लॉ पढ़े थे और उसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे। कहीं कुछ भी नया चीज नहीं है। ठीक है, तब बायो सेवर्ट लॉ, बायो सेवर्ट लॉ किसके लिए है, किसी भी कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करने के लिए बायो सेवर्ट ने एक रूल्स दिया था। वो रूल्स क्या था कि अगर कोई एक वायर ले लो, क्या ले लो, एक वायर ले लो, किसी प्रकार का वायर हो सकता है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और इसमें करंट अगर
आई फ्लो हो रही है, ठीक है। तो इसमें चूंकि लेंथ पूरा होगा यल, तो इसके लिए अगर छोटा सा एक एलिमेंट ले लिया जाए, कितना, डीएल, छोटा सा एलिमेंट क्या ले लिया जाए, डीएल। अब सेम कंडीशन है, इस डीएल की वैल्यू अगर निकालो, सब छोटे छोटे पार्ट में निकाला गया, बांटा गया है, तो एक छोटे से डीएल पार्ट निकाल के उसका इंटीग्रेशन कर दोगे तो पूरा निकल जाएगा। तो इंटीग्रेशन वाला मेथड अभी बाद में आएगा। इस डीएल से आर डिस्टेंस पर, किस डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट क्या है, पी, जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या फाइंड करनी है, डीबी। क्या फाइंड करनी है, डीबी, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। और यहां से जो डिस्टेंस लिया गया है, मान लो इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा। इस पे हम एक वायर को हम ऐसे ले लेते हैं, इसको परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं ऐसे, यहां से कितना है, थीटा, ठीक है। तो यह जो डीबी है, ये किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले फर्स्ट, डीबी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, डीएल होगा। सेकेंड, डीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जितना अधिक करंट फ्लो होगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। जैसे उसमें पढ़े थे, जितना अधिक चार्ज होगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। थर्ड, अब डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाता था ना, उसमें घटता जाता था। ऐसे इसमें भी डिस्टेंस जब बढ़ते जाओगे तो घटता जाएगा। और वह किस प्रकार डिपेंड करता है, इनवर्सली, डीबी प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये थीटा पे भी डिपेंड करता है। जैसे जैसे आप रोटेट करोगे, अभी देखोगे वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन कैसे होती है, अभी नेक्स्ट हम लोग इसी स्टेप में आगे देखेंगे। तो ये थीटा पे भी डिपेंड करता है। और किस प्रकार, डीबी जो होता है वह प्रोपोर्शनल होता है किसके, साइन थीटा के। थीटा इक्वल टू 0 कर दो तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, करंट में अगर ये थीटा यहां निकाल रहे हो ना, अगर थीटा इक्वल टू 0 कर दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, नहीं, कांस्टेंट नहीं हो जाएगा, अभी हम बता रहे हैं क्या। चलो इन सबको मिलाएंगे तो क्या मिलेगा बताओ, डीवी प्रोपोर्शनल टू आई डीएल साइन थीटा अपान r²। ये आपका बायो-सेवर्ट के अकॉर्डिंग रूल्स मिला। जब आप प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो क्या मिलता है, एक कांस्टेंट मिलता है के। क्या मिलता है, के, और इसकी वैल्यू होती है आई डीएल साइन थीटा अपान r²। जहां के की वैल्यू क्या है, के क्या है, के की वैल्यू होती है μ0/4 पाई, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 10⁻⁷। यूनिट बताओ, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, या इसी को कहते हैं वेबर, वेबर डब्ल्यू बी लिख देते हैं तो क्या हो गया, वेबर पर मीटर पर एम्पियर, वेबर पर मीटर पर एम्पियर। टेस्ला और वेबर में एक चीज ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू जब यहां पे रखोगे तो अभी यूनिट कैसे निकला अभी हम बता देंगे कैसे आया इसकी यूनिट, ठीक है। डीबी इक्वल टू क्या हो गया बताओ, μ0/4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपान r²। या डीबी इक्वल टू, इसको ये भी लिख सकते हो 10⁻⁷ आई डीएल साइन थीटा अपान r²। ठीक है, इसमें r से ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हें क्या मिलेगा, डीबी इक्वल टू μ0/4 पाई आई डीएल आर साइन थीटा अपान r³। या डीबी इक्वल टू क्या आ गया बताओ, μ0/4 पाई आई डीएल, ध्यान देना आपका डीएल क्रॉस आर होता है। कैसा होता है, डीएल क्रॉस आर, राइट हैंड स्क्रू रूल से फाइंड करते हैं। चलो इसको पहले लेता हूं, बताओ, ये r³ हो गया। तो ये किस फॉर्म में हो गया, ध्यान देना, ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये
वेक्टर के फॉर्म में भी आप पूछता है कि कौन सा वेक्टर फॉर्म का फार्मूला है, क्योंकि उसमें डायरेक्शन होती है। डायरेक्शन मतलब हो गया डीएल, डायरेक्शन इसका देखो, डायरेक्शन क्या होता है, डीएल क्रॉस आर, यानी इसका मतलब डीएल टू आर की तरफ, डीएल से आर की तरफ, मतलब इसको जब ऊपर की तरफ जाओगे तो ये भी क्या होगा, ऐसे नीचे की तरफ आओगे तो डायरेक्शन हो जाएगा। समझो यहाँ पे ये डीएल से आर का मतलब समझ रहे हो क्या, ये डीएल है करंट, अगर ऊपर की तरफ डीएल आप जिस लेंथ को बढ़ाते जाओगे तो ये क्या होगा, इसके इधर आएगा, और अगर नीचे की तरफ आओगे तो ये डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़े थे, चार्ज की पोजीशन, चार्ज का नेचर चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। द सेम कंडीशन इसमें भी, जब आप न्यूमेरिकल लगाओगे तो आप करंट के हिसाब से, हालांकि भी डायरेक्शन बाद में इसके बाद डिस्कस हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ये आपका मेन फार्मूला आपको रखना, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब इसमें नोट्स हैं, जैसे फर्स्ट ले लो, थीटा इक्वल टू क्या हो जाए, 0 डिग्री। थीटा मतलब 0 का मतलब यहां आ गया, वायर के ही डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो होने के ही डायरेक्शन में निकालोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। करंट फ्लो के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, और इसका मतलब डीबी इक्वल टू क्या हो गया, 0। लेकिन अगर थीटा इक्वल टू क्या ले लो, 90 अंश, 90 डिग्री, तो डीबी इक्वल टू क्या होगा, मैक्सिमम, क्या होगा, मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम होगा। और इसका मतलब इसका परपेंडिकुलर, करंट फ्लो होने के, कंडक्टर में करंट फ्लो होने के परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होता है। मतलब अगर एक कंडक्टर ले लिए, करंट इसमें फ्लो हो रहा है, अगर इसी डायरेक्शन में लोगे मैग्नेटिक फील्ड तो क्या होगा, 0। लेकिन अगर इसके 90 डिग्री यहां ऐसे लोगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मतलब ये हुआ इसका। क्यों पढ़ते हो, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए, किसका मान, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए बायो सेवर्ट ने एक नियम दिया था, जिसमें अगर किसी वायर में आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो उस चालक तार की एक अल्पांश लंबाई डेल्टा एल के कारण किसी बिंदु P पर r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र dV का मान निम्न बातों पर निर्भर करता है। किस प्रकार, चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश लंबाई dl के डायरेक्टली प्राणी समानुपाती होती है। दूसरा, चालक तार में बहने वाली धारा के समानुपाती होती है। तीसरा, चालक तार से बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। दूसरा, दूरी और चालक तार के बीच बनने वाले साइन थीटा के समानुपाती होती है। ये 4 समीकरण बने, चारों समीकरणों को मिलाओगे तो ये मिल जाएगा dB प्रोपोर्शनल टू, यानी dB समानुपाते आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, या dB इक्वल टू k आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। चुंबकशीलता कहोगे, इंग्लिश में परमिएबिलिटी होती है, उससे परमिटिविटी है, आया परमिएबिलिटी है। ठीक है, हाँ, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। dB इक्वल टू, अब पढ़े हो म्यू 0 यानी 10⁻⁷। अगर आई की वैल्यू कितना रख दो, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, सब एक ले लो। क्या ले लिया जाए, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री कर दो, डीएल इक्वल टू कितना कर दो, 1 मीटर, आई इक्वल टू क्या कर दो, 1 एम्पियर, आर इक्वल टू भी 1 मीटर ले लो। तो डीबी की वैल्यू कितनी होगी, 10⁻⁷ टेस्ला वह के की वैल्यू थी। अबे गधा, ऐसे याद रखना, एफ इक्वल टू क्या होता है, आई एल बी, तो बी इक्वल टू क्या हो गया, एफ अपान आई। तो वही तो मैं बता रहा हूं, फिर वो टेस्ला मीटर जो था वो किसका था, के का था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का था। टेस्ला मीटर पर एम्पियर, वेबर पर मीटर पर एम्पियर। अक्सर यूनिट भी पूछता है और यूनिट में अक्सर कंफ्यूजन होती है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ, अगर यूनिट तुम भूल ही जा रहे हो तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर, इसकी वैल्यू क्या होती है, टेस्ला, या इसे क्या कहते हो, वेबर, वेबर
वेबर पर मीटर होता है ना, वेबर पर मीटर होता है। टेस्ला देखो न्यूटन एम्पियर पर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, या टेस्ला या वेबर पर मीटर किसकी यूनिट होती है? हालांकि इसमें बाद में दिया है सब, हालांकि पहले ही दे देना चाहिए जब बता दिया बी, तभी बी की यूनिट होती है। ठीक है, तभी तो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू जब लिखते हो फाइव इक्वल टू बी इंटू ए, तो आता है वेबर मीटर। क्या आता है? वेबर मीटर। ठीक है, तो अभी इसको बाद में देखते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? डीबी इक्वल टू 10⁻⁷ टेस्ला। देखिए रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट। चूंकि देखो इसका कंपेयर अगर करना हो कूलम्ब्स लॉ से तो कर सकते हो, यहाँ पे लिख लो। जैसे इसकी कूलम्ब्स लॉ में क्या पढ़े थे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या हो गई? म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपान आर। तो कुछ समानता और असमानता लिख सकते हो ना, देख के उसको लिखाने की जरूरत है नहीं, थियरी है। अरे समानता मतलब ये देखो स्क्वायर रूट का पालन कर रहा है, ये भी कर रहा है। इसमें क्या कहते हैं कि ये Q1 Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसमें आई का होता है, डीएल का होता है। असमानता में आ जाओगे तो इसमें म्यू नॉट है, इसमें एप्सिलॉन नॉट है। ये साइन थीटा डिपेंड करता है, ये कोई थीटा पे डिपेंड नहीं करता है। इस तरह का समानता समानता लिख सकते हो ना, तो सब छोड़ दे रहा हूँ, जो मेन चीज है आप यहाँ आ जाओ। रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट। ये म्यू नॉट अपान 4 पाई के साथ लिखिए, म्यू नॉट अपान 4 पाई इक्वल टू 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर, और 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या मिल गया? म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपान 1 इक्वल टू 10⁻⁷ अपान 9 इंटू 10⁹ ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, क्या मिल गया? म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1 अपान 9 इंटू 10⁻16 हो जाएगा ना। या इसको लिख सकते हो म्यू नॉट अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1 अपान 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर। या इसकी वैल्यू क्या हो गई? म्यू नॉट अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1 अपान सी स्क्वायर, या सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? 1 अपान म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, या सी इक्वल टू 1 अपान अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। या कभी कभी पूरे पूरे में लिख देता तो उससे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये आपका रिलेशन हो गया। ठीक है, इसको कई तरह से क्वेश्चन कई बार पूछा भी है। अब मान लो अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन बता दो, क्या होगा? डायरेक्ट अगर पूछे कि अंडर रूट म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। डायमेंशन ये क्या लिखो, दोनों साइड में क्या करोगे? स्क्वायर कर दो। अच्छा 1 अपान का पूछ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या हो गया? 1 अपान सी इक्वल टू अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा ना। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? एल टी माइनस वन, यानी एल पे -1 T1 इक्वल टू अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का ही जब पूछ रहा है तो उसका कहाँ करोगे? दिया इस तरह का फिगर दिया है, फ्रॉम फिगर लिख लो। डायरेक्शन शो एज फिगर। ये क्या है? जेड एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, और ये आपका एक्स एक्सिस है। ठीक है, करंट आपका आई फ्लो हो रहा है, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, और यहां से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट क्या है? पी, जहां हमें क्या बताना है? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है, बताओ भाई। तो कैसे?
देखो फार्मूला क्या पड़े हो आप, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर अपान आर क्यू। अच्छी बताओ डीएल किधर है, डीएल किधर दिया है? हाँ, और डीएल, अरे डीएल कौन सा लेते हो जिसमें करंट फ्लो होता है वही तो डीएल क्या हो गया बताओ, 4 पाई आई डीएल की कैप लिखोगे ना, अरे जेड एक्सिस की तरफ है तो एल इंटू आर किधर है बताओ, वाई एक्सिस में है तो क्या लिखोगे, जे कैप अपान आर क्यू। या इसको क्या लिख सकते हो, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपान आर क्यू। अब बताओ के क्रॉस जे इक्वल टू माइनस आई होता है, क्या होता है माइनस आई, नहीं पढ़े भूल गए तुम लोग, अरे याद रखो इसको, आई जे के, आई क्रॉस जे इक्वल टू के, जे क्रॉस के इक्वल टू आई, के क्रॉस आई इक्वल टू जे। यहाँ पे क्या दिया है, के ये उल्टा दे दिया है, के क्रॉस जे दे दिया तो इसलिए माइनस आई, अगर जे क्रॉस के देता तो आई होता, तो इसका मतलब क्या हो गया बताओ, माइनस आई कैप, माइनस आई कैप। तो अब यहाँ पे मतलब इसका डायरेक्शन किधर जाएगा, इधर आएगा बी, क्योंकि नीचे आओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसका डायरेक्शन देखो, इसको इधर लाना चाहिए, इधर लाते तो नीचे आता, इसको बताओ जो घुमा के लाओगे तो नीचे नहीं आ जाएगा माइनस की तरफ, एक प्लस इधर है, देखो एक्स किधर है, तो क्या हो जाएगा, एक्स डायरेक्शन निगेटिव हो जाएगा, ये फिगर के अकॉर्डिंग लिख लो आंसर। बाकी फिगर भी देता है, वो फिगर देख के भी बताना होता कौन सा डायरेक्शन, ऐसे देखना, ध्यान देना, प्रैक्टिस पे डिपेंड होगा, पता चलेगा कि इधर उधर, यदि ऑप्शन में ही फिगर दे देता है डायरेक्शन किधर होगी, कौन सा फिगर सही है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का दोगे तो मान लो बोर्ड का है तो बोर्ड में आप लिख दोगे, बना दोगे तो हो जाएगा, ये बोर्ड परीक्षा के लिए है। आई फ्लो हो रहा है, अकॉर्डिंग टू फिगर लिखो, शो इन फिगर लिखा है, लास्ट में लिखो शो इन फिगर, और इधर क्या बह रहा है, माने इधर क्या डिस्टेंस आर है, तो डिस्टेंस ये आर जो है किधर है, वाई एक्सिस में, वाई अक्ष में, और वाई अक्ष का क्या होता है, जे होता है, पढ़े हो ना, और एक्स अक्ष में क्या होता है आई, और जेड में क्या होता है, तो जिसमें करंट फ्लो होता है वही डीएल होता है, जिस एलिमेंट से मान लो यही निकालना है ना, इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो डीएल इसी में लोगे ना, तो वाई एक्सिस में डीएल हो गया तो डीएल का डायरेक्शन किधर हो गया, जे एक्सिस, और ये आर इधर किधर है, एक्स एक्सिस की तरह किधर, वाई एक्सिस नहीं, एक जेड है ना तो के हो जाएगा, और ए आपका वाई की तरफ है तो आर क्या हो जाएगा, जे कैप। अब यही वैल्यू डीएल के साथ के रख दो, बस यही है, तो क्वेश्चन नहीं जा रहा, एक क्वेश्चन यही फिगर ही है, क्वेश्चन आपका फिगर ही है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, एन एलिमेंट, एन एलिमेंट, एलिमेंट में समझते हो, तत्व, ये तत्व यहाँ नहीं है, एक छोटा सा भाग है, हाँ, एन एलिमेंट डेल आई, डेल्टा आई इक्वल टू, डेल्टा आई नहीं होगा, एलिमेंट बोलना हो तो डेल्टा एल होगा ना, डेल्टा एल इक्वल टू डेल्टा एक्स आई, इज प्लेस, एक छोटा सा कण होता है एलिमेंट, मतलब वही है तत्व, कण को एक छोटा सा कण, एक कण, डेल्टा आई इक्वल टू डेल एक्स आई इज प्लेस एट द ओरिजिन, इज प्लेस एट द ओरिजिन, यानी एक छोटा सा कण डेल्टा एल इक्वल टू डेल्टा एक्स आई मूल बिंदु पर रखा हुआ है, ओरिजिन, एंड कैरीज ए लार्ज करेंट, एंड कैरीज ए लार्ज करेंट आई इक्वल टू 10 एम्पियर, आई इक्वल टू 10 एम्पियर, यानी उसमें 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड
on the y-axis, what is the magnetic field on the y-axis at a distance of 0.5 मीटर, 0.5 मीटर, जबकि डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या दिया है 1 मीटर, लिख लेना नीचे, डेल्टा एक्स इक्वल टू 1 मीटर। देखो इसका मतलब क्या कर रहा, सुन लो क्वेश्चन लिखने मतलब कण एक कण मूल बिंदु पर रखा हुआ है, एक कण मूल बिंदु पर रखा हुआ है, उसमें धारा प्रवाहित हो रही है किधर, उसमें धारा प्रवाहित कितना हो रहा है 10 एम्पियर का, ठीक है, कितना हो रहा है 10 एम्पियर का। कह रहा है कि वाई ई एक्सिस में यानी वाई एक्सिस में वाई अक्ष में उसमें वैद्युत क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा, यही हमें निकालना है, ठीक है। और वो देखो लिखा है ना डेल एल डेल एक्स आई, इसका मतलब एक्स अक्ष में वो रखा हुआ है, इधर रखा हुआ है एक्स अक्ष, और किधर पूछ रहा है वाई अक्ष में, बस। देखो यहाँ पे ये एलिमेंट दिया हुआ कितना एक्स एक्सिस में रखा हुआ, यही एलिमेंट डेल्टा एक्स कहाँ रखा हुआ एक्स एक्सिस में, और यहां से वाई एच पे मान लो ये वाई एच पे पॉइंट पी है, ये क्या हो गया वाई एच, और यहां से डिस्टेंस कितना है 0.5 मीटर, यही तो कह रहा है। यहां से यहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, तो अब ये बताओ यह और यह के बीच का एंगल कितना है, बस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रख दो, निकालो निकाल के। हम्म फिर एक बार देखिए, डेल्टा एक्स इक्वल टू कितना बोला 1 सेंटीमीटर ना, हाँ ठीक है 1 मीटर बोला हूँ, 1 सेंटीमीटर कर लो तब भी वही आएगा, केवल पावर चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, 1 सेंटीमीटर कर। अब आप देखो यह एलिमेंट है, यही तो एलिमेंट है यार, ये एलिमेंट डेल्टा एल है, डिस्टेंस आपका आर हो गया ये, तो यहाँ पे क्या लिखोगे बताओ, डीएल की वैल्यू कितनी होगी 1 सेंटीमीटर, या क्या लिखोगे 10⁻², यही होगा ना, और आर की वैल्यू कितनी हो गई 0.5 मीटर, तो डीवी इक्वल टू जब लिखोगे, देखो एलिमेंट ए है और करंट इधर फ्लो यानी डिस्टेंस ए है, इससे यहां डिस्टेंस निकालना तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया, तो ये तो लिखोगे ना डीवी इक्वल टू 10⁻7 इंटू आई की वैल्यू 10 इंटू 10⁻2, 10⁻2 अपॉन साइन थीटा कितना हो गया 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री हो गया, अपॉन 0.5 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया डीबी इक्वल टू बताओ 10, ये आपका हो गया 10 -9 यानी 10⁻8,
कितना हो गया 10⁻8 हो जाएगा ना 10⁻8 अपान इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हो 0.25 या 25 इंटू 10⁻2 ये ऊपर ले जाओगे तो कितना हो गया बताओ 10 प्लस हो जाएगा -6 हो जाएगा और यहाँ क्या बच गया 1 यहाँ क्या ले लो 25 ठीक है तो इसको इसमें से क्या करो आप 2 जीरो ले लो तो कितना हो गया dB इक्वल टू 4 इंटू 10⁻8 होगा कि 4 होगा बताओ -8 -8 टेस्ला या न्यूटन पर एम्पियर मीटर ठीक है और डायरेक्शन बता दो इसका क्या हो जाएगा किस किधर होगा जेड एक्सिस की तरफ हो जाएगा क्यों क्योंकि देखो आई डीवी इक्वल टू क्या पढ़े हो म्यू 0/4 पाई आई डी एल क्रॉस आर केवल याद रखना डीएल क्रॉस आर अपन आर क्यू तो डीएल किधर है बताओ आई कैफ इंटू आर किधर है जे कैफ तो अब आई क्रॉस जे की वैल्यू क्या होगी किधर होगी के मतलब जेड एक्सिस यानी इसका मतलब तुम्हारा डायरेक्शन किधर हो गया जेड एक्सिस की तरफ बोलो डायरेक्शन में निकालने में कोई दिक्कत निकाल लोगे ना ये याद रहे ये तो भाई फर्स्ट ईयर का है वेक्टर सब याद है तुम पढ़े ही हो वेक्टर में ईमान नहीं कुछ लोग जान रहे हैं अच्छी है बाकी और तो ये समझे कैसे हुआ हर्षित सिस्टम हैंग मत कराओ यार क्या टाइम हो गया जी हो गया टाइम ठीक है कल इसका एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे बायोसेवर्ट का शानदार टॉपिक क्या कर रहा सिस्टम करा देना